हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम ICAI के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो अभी ICAI ने मॉक टेस्ट निकाली है फॉर सितंबर 2024 एग्जाम फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट हम 2 वीडियोस में सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट में। टुडे विल बी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if a farmer sells wheat to a miller for rupees 600 and the miller sells flour to the baker for rupees 800, then baker sells bread to the consumer for rupees 1300, then total value added in the process is। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले फार्मर ने व्हीट बनाया है, फिर इसको प्रोसेस करके एंड में ये ब्रेड बनाया, राइट, एंड ब्रेड को कंज्यूमर को सेल किया गया। तो ये पूरे प्रोसेस में वैल्यू एडेड कितना हुआ वो हमें निकालना है। देखिए, पहला वैल्यू एडेड मिलर के पास हुआ है, राइट। मिलर ने क्या किया है, देखिए मिलर ने व्हीट खरीदा है 600 रुपीज में, है ना, लेकिन मिलर ने इसे आगे बेचा है 800 रुपीज में। तो मिलर के पास वैल्यू एडेड कितना हुआ, 200। ठीक है, फिर मिलर ने किसको बेचा, बेकर को बेचा, है ना। देखिए बेकर के पास, बेकर ने कितने में खरीदा मिलर से, 800 में खरीदा। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती। देखिए बेकर ने 800 में खरीदा और बेकर ने सेल कितना किया, 1300 में सेल किया, है ना। तो बेकर के पास वैल्यू एडेड कितना हुआ, 500 हुआ। तो टोटल वैल्यू एडेड हमारा यहाँ पे कितना हुआ, 700। ठीक है, तो इसलिए 700 इज द आंसर। देखिए, अब कई बच्चे कहते हैं कि जो फार्मर ने वैल्यू ऐड किया, क्या हम उसे ऐड नहीं करेंगे। देखिए, फार्मर ने जमीन से उपजाया है, राइट, 0 से उपजाया है और उसने 600 में बेचा है ना। तो आपका लॉजिक भी ठीक है कि 600 भी हमें ऐड करना चाहिए क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू एडेड है। लेकिन अगर हम ये 600 ऐड करेंगे तो देखिए हमारा टोटल आंसर आएगा 1300, है ना, जो कि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि प्रोसेस में वैल्यू एडेड कितना हुआ। ठीक है, देखिए व्हीट तो फार्मर ने उपजाया, लेकिन व्हीट को ब्रेड बनाने की प्रोसेस में, तो प्रोसेस तो किसने किया, मिलर ने किया है, एंड जो बेकर ने फाइनल सेल करते वक्त करा है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का ही हम वैल्यू एडेड सिर्फ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which investment is made without any reference to the level of income or profits, induced, autonomous, inventory या फिर gross। देखिए आंसर here is autonomous। autonomous इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो आप करते ही करते हो, whatever is your income or profit, चाहे किसी साल आपका इनकम हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, बट स्टिल आप अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे हम ऑटोनोमस कहते हैं। देखिए बिजनेसेस क्या है, वो अक्सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। अब किसी साल उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, किसी साल उनका लॉस होता है, स्टिल वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं जो उनकी प्रॉफिट में डिपेंडेंट नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Question number 3, the value of national income adjusted for inflation is called disposable income, per capita income, inflation adjusted income या फिर real national income। देखिए इन्फ्लेशन जब हम एडजस्ट करते हैं तो हमारा रियल नेशनल इनकम आता है, राइट। देखिए नॉमिनल नेशनल इनकम को अगर हम प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करें तो हमारा रियल नेशनल इनकम आता है ना। तो ये प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ये नॉमिनल नेशनल इनकम से हम इन्फ्लेशन हटा रहे हैं, हम बेस प्राइस के लेवल में से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना, और इससे क्या निकलता है, रियल नेशनल इनकम निकलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following fiscal policy measures would be suitable for addressing a deflationary gap or deficient demand। देखिए अभी इकोनॉमी में क्या है, डिमांड डेफिशिएंट है, डिमांड कम है और उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप हो रखा है। तो इस टाइम पे हमारी फिस्कल पॉलिसी मेजर कैसी होनी चाहिए, जो डिमांड को इंक्रीज करे। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिमांड को इंक्रीज करेगा। देखिए ऑप्शन ए, रिडक्शन इन टैक्सेस। देखिए जब हम टैक्सेस रिड्यूस करते हैं तो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, फ्री इनकम जो है। तो अगर इनके पास ज्यादा फ्री इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, फिर चीजों की ज्यादा डिमांड करेंगे। सो दिस इंक्रीजेस योर डिमांड। ठीक है, बी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा, राइट,
यानी इकोनॉमी में जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो अगेन वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज डिमांड। एंड रिडक्शन इन पब्लिक डेट। देखिए पब्लिक डेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट पब्लिक से डेट लेती है, बोरो करती है, उसे हम पब्लिक डेट कहते हैं, है ना। तो अगर गवर्नमेंट बोरो करना कम करेगी तो अगेन जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि वो पैसे गवर्नमेंट को नहीं दे रही है एज अ डेट, है ना। तो ज्यादा पैसा होगा तो अगेन यहाँ पे ज्यादा डिमांड लोग कर पाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें डिमांड को इंक्रीज करती है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर when saving function is represented as s is equals to -60 plus 0.2y। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, राइट। या फिर हम इसको 1 डिवाइडेड बाई MPS भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। देखिए अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, हमारा 0.2 है। ये इक्वेशन में जो y के साथ होता है ना, वही आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, सेविंग फंक्शन, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन में ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता, लेकिन यहाँ पे हमें सेविंग फंक्शन दिया है ना, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज आवर 0.2। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे, सो दैट विल गिव अस द आंसर 5। सो आवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हियर इज 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, what could be the cause of the increase in aggregate demand within an economy? इनमें से कौन सा aggregate demand increase होने का कारण है? A, increase in imports। देखिए imports यानी कि जब हम बाहर से गुड्स मंगाते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर के गुड्स है, फॉरेन गुड्स है, उनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन विद इन द इकोनॉमी जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है इनके गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती, राइट। सो विद इन द इकोनॉमी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही। बी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करता है तो इकोनॉमी में कम पैसा आता है ना, कम पैसा आता है तो डिमांड कम होती है, सो अगेन दिस विल डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, इट विल नॉट इंक्रीज। सी, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब बिजनेसेस कैपिटल गुड्स में पैसा लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, जब गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाता है तो उस टाइप की एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। अब इससे क्या होता है, देखिए लेट्स से कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, देखिए जिसको ये कंस्ट्रक्शन करने को बोलेंगे, राइट, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां है जो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको इनकम देना पड़ेगा, उनको पेमेंट देना पड़ेगा, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, राइट। फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने का काम करता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन विच विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। ऑप्शन डी देख लेते हैं, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखिए जब एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो बाहर सामान बेचते हैं, तो उनका प्रोडक्शन तो कम होगा, क्योंकि उनकी चीज़ों की, ठीक है, उनकी जो चीज़ वो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड ही कम है ना। तो ये भी क्या करेगी, ये एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। तो सिर्फ ऑप्शन सी ही एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following will cause a leakage in the national income of an economy? देखिए अब लीकेज समझने के लिए ना पहले आपको सर्कुलर फ्लो समझना पड़ेगा। अगर हम एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल की बात करें तो सर्कुलर फ्लो कैसा होगा, देखिए एक जगह पे हाउस होल्ड होगी, ठीक है, और दूसरी जगह पे होगी फर्म। अब क्या होता है, जो हाउस होल्ड है ना, जब भी वो फर्म से सामान खरीदता है तो पैसे फर्म के पास जाता है, और ये पैसा फर्म से वापस हाउस होल्ड के पास जाता है एज फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, और ये फ्लो में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो हम उसे लीकेज कहते हैं। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कम कर रही है, यानी कि जो फर्म को पैसा है ये कम दे रही है, राइट, पैसा एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रही है, मतलब ये सेव करके रख रही है पैसा। तो देखिए ये सर्कुलर फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, क्योंकि हाउस होल्ड से सारा पैसा फर्म के पास नहीं जा रहा है। सो यस, दिस इज अ कॉज ऑफ लीकेज। बी, डिक्रीज इन टैक्सेशन। देखिए अगर टैक्सेशन, जब भी हाउस होल्ड टैक्स पे करता है ना, तो अगेन ये लीकेज है, क्योंकि जो ये टैक्स पे कर रहा है ये पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, राइट, ये फर्म्स के पास नहीं जा रहा। लेकिन अगर टैक्स को डिक्रीज कर दिया जाए तो हाउस होल्ड को
कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, राइट। तो ये ज्यादा पैसा इस जो है हाउस होल्ड के पास रह रहा है, जो कि फर्म के पास जाएगा। हाउस होल्ड जो कि फर्म में गुड्स एंड सर्विस खरीदने में यूज करेगा, तो वो अगेन फर्म पे जाएगा। सो टैक्सेशन डिक्रीज करने से लीकेज कम होती है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ रीजन फॉर लीकेज। सी, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। देखिए अगेन जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हाउस होल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा अब कहाँ पे जा रहा है? ये फॉरेन कंपनीज के पास जा रहा है ना, ये अपने डोमेस्टिक फर्म के पास नहीं जा रहा। तो अगेन ये सर्कुलर फ्लो में डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लीकेज। तो देखिए बोथ ए एंड सी आर कॉजेस ऑफ लीकेज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम to tax people on the level of their income is an example of which function of public finance? A, redistribution function, B, allocation function, C, normative function या फिर D, stabilization। देखिए इसका आंसर है A, redistribution function। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट इनकम के हिसाब से जब टैक्स लेता है, यानी कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेता है और जिनकी इनकम कम है उनसे कम लेता है, राइट। तो जो अमीर लोगों से टैक्स लिया हुआ है, तो उनका पैसा जो लिया हुआ है, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे से? जो गरीब है, जिनको सब्सिडी की जरूरत है या जिनको हेल्प की जरूरत है, फिर उन पे वो पैसा लगाएगा, राइट। तो एक तरीके से रिच पीपल से ये ज्यादा टैक्स करके वो पैसा अगेन कहाँ पे लगा रहा है? गवर्नमेंट पुअर पीपल पे लगा रहा है ना। तो ये हो गया आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक सेक्शन से पैसे लेके दूसरे सेक्शन पे लगाना, ठीक है, उसी को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ food, fuel and fertilizers in countries due to production of weapons in the war between Russia and Ukraine result in which type of externality? Positive production externality, negative production externality, positive consumption externality या फिर negative consumption externality। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? वेपन्स की प्रोडक्शन हो रही है, राइट। एंड वेपन्स की प्रोडक्शन की वजह से जो बेसिक गुड्स है जैसे कि फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इनकी प्राइस इंक्रीज हो गई। अब इनकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो पूरी इकोनॉमी को असर होती है, राइट। जो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व भी नहीं है उनको भी असर होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी हो गया कि सर्टेन चीजों की प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमी में नेगेटिव असर फैल रहा है, और जो लोग ये प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है उनको भी असर हो रहा है, तो वो हो जाता है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 10. Mr. Amit, a stock market trader, through inside information comes to know that the share price of X Limited is likely to go up in future. So he purchases the shares to make a gain by selling them later at a high price. It is the case of moral hazard, asymmetric information, free riding या फिर none of the above। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिस्टर अमित है इसके पास जानकारी थी कि एक्स लिमिटेड जो है इसकी शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, राइट। तो इसलिए इसने एक्स लिमिटेड की शेयर्स परचेज करी। देखिए अब जिसने मिस्टर अमित को ये शेयर सेल किया है उसको तो ये जानकारी नहीं पता होगी कि एक्स लिमिटेड की प्राइस बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो क्यों सेल करता, राइट। वो भी होल्ड करते रहता, जब प्राइस ज्यादा होता तभी सेल करता, है ना। तो देखिए मिस्टर अमित को पता थी लेकिन वो सेलर को नहीं पता थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी को पता है इन्फॉर्मेशन, दूसरी पार्टी को नहीं पता है, तो इसको हम कहते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में देखिए एक पार्टी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी, तो उसको हम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not true regarding the minimum support price MSP in India? देखिए MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि ये गवर्नमेंट फार्मर्स को कहती है कि आपके जो प्रोड्यूस है उसके लिए हम एक मिनिमम प्राइस सेट करेंगे कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने प्रोड्यूस पे, ठीक है। लेट्स से व्हीट उपजा रहे फार्मर्स, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दिया कि पर क्विंटल हम आपको देंगे ₹2000, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए अगर फार्मर 2000 से एक्सेस पैसा में बेच पाए मार्केट में तो वो बेच सकता है, ठीक है, जितना भी ये 2000 से ऊपर मार्केट में बेच सके ये बेचता है। लेकिन अगर उसकी मार्केट में बिक्री नहीं हुई तो ये गवर्नमेंट के पास जाता है फार्मर और कहता है कि हमें ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दे दो जो आपने वादा किया था। फिर गवर्नमेंट को ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है, जो व्हीट है, वो खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है।
ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच इज नॉट ट्रू, राइट? MSP वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग. प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम प्राइस. देखिए ये गलत है, क्योंकि MSP प्राइस सीलिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करता. MSP पे तो मिनिमम प्राइस सेट किया जाता है, मैक्सिमम प्राइस सेट नहीं किया जाता है, ठीक है? मैक्सिमम देखिए यहाँ पे तो फार्मर अगर इससे ज्यादा प्राइस में बेच पाए तो और भी अच्छा, ठीक है? कोई यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस की लिमिट नहीं है. अगर फार्मर 5,000 में बेच पाए, 10,000 में, तो और भी बढ़िया, ठीक है? जितने मर्जी ज्यादा प्राइस में फार्मर बेच सकता है, बस मिनिमम उसको 2,000 मिलेगा, ठीक है? तो प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. बी, MSP वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस फ्लोरिंग. हाँ, ये करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस सेट किया जाता है ना, एंड प्राइस फ्लोरिंग का मतलब होता है मिनिमम प्राइस, ठीक है? सी, एट द फिक्स प्राइस देयर एग्जिस्ट एक्सेस सप्लाई. देखिए अब क्या होता है ना, तो फार्मर्स को पता है कि मिनिमम तो उनको 2,000 मिलेगा पर क्विंटल, ठीक है? अगर वो मार्केट पे नहीं बेच पाए तो गवर्नमेंट तो खरीद ही लेगी. तो फार्मर्स क्या करेंगे, जितना वो उपजा सके, जितना प्रोडक्शन कर सके उतना प्रोडक्शन करेंगे. वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरी गुड्स की डिमांड है कि नहीं, ठीक है? कभी कभार डिमांड होती भी नहीं, तब भी वो एक्सेस सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो एक्सेस इनकी प्रोडक्शन है वो सारा गवर्नमेंट खरीद ही लेगा एट ₹2,000. सो कभी कभार क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम में कि सप्लाई एक्सेस हो जाता है मार्केट डिमांड से. ओके, एंड ऑप्शन डी कहता है गवर्नमेंट परचेजेस द एक्सेस सप्लाई ऑफ फार्मर्स. ये भी करेक्ट है, जो भी फार्मर मार्केट में नहीं बेच पाया वो गवर्नमेंट खरीद लेता है एट दिस मिनिमम प्राइस. ओके, सो बी, सी एंड डी तो करेक्ट है रिगार्डिंग MSP, लेकिन ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन A, because it is not true. ठीक है? Question number 12. Which concept involves a one-shot injection of government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging larger private investment? Pump priming, deficit financing, compensatory spending या फिर public spending. देखिए डिप्रेस्ड इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट एक ही साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है एट वन शॉट, तो उसको हम पंप प्राइमिंग कहते हैं. ऐसा क्यों करता है कि वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा हलचल ले आने के लिए, थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि पैसा पंप कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? ताकि लोगों के पास पैसा हो एंड थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो. इस कॉन्सेप्ट को हम पंप प्राइमिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. The per capita income in country Y increased from ₹50,000 to ₹65,000, while the per capita consumption increased from ₹37,500 to ₹48,750. Calculate the spending multiplier of this economy. देखिए स्पेंडिंग मल्टीप्लायर यानी कि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है? दोनों एक ही चीज है. अब देखिए एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, राइट? अब देखिए यहाँ पे पहले हमें MPC निकालना पड़ेगा. MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज बेसिकली द इंक्रीज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द इंक्रीज इन इनकम, राइट? अब इंक्रीज इन कंजम्पशन यहाँ पे कितना है? देखिए पहले 37,500 था, इंक्रीज होके 48,750 हुआ है. तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? 11,250 इंक्रीज हुआ है, राइट? एंड इंक्रीज इन इनकम कितनी है? देखिए 50,000 से 65,000 हुआ है, यानी कि 15,000 इंक्रीज हुआ है. So this will give you MPC. So MPC is your यहाँ पे 0.75, ठीक है? अब एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई निकालिए. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, that will be equal to 1 divided by 0.25. So this will give us the answer 4, ठीक है? So correct option is option B. Question number 14. Which of the following is used to counter recession as a part of expansionary fiscal policy? यानी कि इनमें से कौन सा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट? देखिए रिसेशन को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं, राइट? तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की यूज होती है. अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? बेसिकली हम एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं, डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो चलिए अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं. ऑप्शन ए, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. देखिए अगर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? लोग बोरो कम करेंगे, राइट? क्योंकि बोरो करना उनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. तो कम बोरो करेंगे तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, फिर कम पैसा खर्च होगा. सो ये तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, ठीक है? डिक्रीज इन टैक्सेस. अब अगर हम टैक्सेस डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगी, तो चीजों की डिमांड बढ़ेंगी. तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है.
डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट फेस करता है ना, जब उसके पास इनफ पैसा नहीं होता एक्सपेंडिचर करने का, तो तब वो बोरो करके भी इकोनॉमी में पैसा एक्सपेंड करता है, ठीक है, तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तो हाँ, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, कहीं से बोरो करके फिर इकोनॉमी में पैसा पंप कर देता है ताकि इकोनॉमी में थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो और रिसेशन से थोड़ा बाहर आए, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, both B and C. Question number 15. Mr. A, who is self-employed, decided to keep more money in his saving account considering the prevailing economic and political condition. What is the motive for such a move by A? Transaction motive, speculative motive, precautionary motive या फिर कंजर्वेटिव मोटिव। देखिए मिस्टर ए को लग रहा है कि कुछ गलत, इकोनॉमी अभी ठीक नहीं चल रही, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है, तो कुछ गलत हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए मैं पैसा बचा के रख लेता हूँ, ठीक है। तो एज अ प्रिकॉशन वो थोड़ा सा पैसा अपने पास बचा के रखना चाहते, तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is true with regards to liquidity trap? देखिए लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि लोग अपने पास बहुत ज्यादा कैश होल्ड करके रखना चाहते हैं, कैश जमा करके रखना चाहते हैं, वो कहीं पे खर्चा भी नहीं करना चाहते और कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बहुत नियर फ्यूचर में कुछ अनहोनी होने वाली है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने वाली है या पॉलिटिकल खराब होने वाला है, वार होने वाला है, डिफ्लेशन होने वाला है, तो ऐसे आशंकाओं की वजह से वो अपने पास बहुत ज्यादा कैश जमा करके रखते हैं कि फ्यूचर में काम आए, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अब लिक्विडिटी ट्रैप की रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए, स्पेक्युलेटिव डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए स्पेक्युलेटिव डिमांड पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि स्पेक्युलेटिव डिमांड इंफिनिटी है, यानी कि लोग पैसा जमा करके रख रहे हैं, ठीक है, कि अभी तो पैसा ही रख लेते हैं, जब बाद में इकोनॉमिक कंडीशन सुधार होगी फिर तभी हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज इन्फिनिटी, नहीं ये गलत है, इस टाइम पे लोग बॉन्ड पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो पैसे को एज अ कैश के रूप में ही अपने पास ही रखना चाहेंगे ताकि उनको काम आ जाए, ठीक है। एंड ऑप्शन सी इज इनइफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में ना आपकी मॉनिटरी पॉलिसी काम नहीं करती। देखिए मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या मॉनिटरी पॉलिसी यूज होती है? पहले तो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, राइट, ताकि लोग ज्यादा बोरो करें, लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप के टाइम पे ना इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत कम होता है, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नियर टू जीरो होता है, तो इससे आप कम कर नहीं सकते, है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट का तो आप ये पॉलिसी तो अपना नहीं सकते। और दूसरा पॉलिसी होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करो, लेकिन इस टाइम पे चाहे आप जितना भी मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे, लोग अपने पास कैश होल्ड करके रखेंगे, वो उससे कंजम्पशन नहीं करेंगे, वो कहीं पे खर्चा नहीं करेंगे या इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी मॉनिटरी पॉलिसी इंटरेस्ट डिक्रीज करने की भी और मनी सप्लाई इंक्रीज करने की भी, दोनों ही मॉनिटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। सो ए एंड सी आर बोथ करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। Question number 17. Among the following identified by Friedman, which one is not one of the four determinants of demand for money? देखिए फ्रीडमैन ने कुछ डिटर्मिनेंट्स बताए डिमांड ऑफ मनी के, राइट, तो इनमें से कौन सा उन्होंने नहीं बताया? ए, एवरेज रिटर्न ऑन 5 एसेट क्लासेस। देखिए जो एवरेज रिटर्न है 5 एसेट क्लासेस में, ये आपके वेल्थ को डिटरमाइन करता है, राइट। एंड फ्रीडमैन ने कहा है कि वेल्थ इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, सो दिस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ओके। प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, एंड इन्फ्लेशन रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, लेकिन फॉरेक्स ट्रेड को एज अ डिटर्मिनेंट फ्रीडमैन ने नहीं बताया, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18. According to whom rational behavior induces individuals to hold an optionally structured wealth portfolio which is comprised of both bond and money? देखिए कौन ऐसा कहता है कि इंडिविजुअल का जो वेल्थ पोर्टफोलियो होता है वो दोनों बॉन्ड एंड मनी उसमें इंक्लूड होते हैं, एंड वो ऑप्शनली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि लोग डिसाइड करते हैं कितना बॉन्ड में होल्ड करना है, कितना मनी में होल्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है? टॉबिन, बमोल, कीन्स या फिर एल्फ्रेड मार्शल? देखिए हमारा आंसर है टॉबिन। टॉबिन ने कहा है कि लोग
अपने पोर्टफोलियो यूजुअली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों बॉन्ड एंड मनी को होल्ड करते हैं, एंड कितना बॉन्ड होल्ड करेंगे, कितना मनी होल्ड करेंगे, वो काफ़ी फैक्टर्स में it is dependent on many factors and interest rate is one of the main factors on which it is dependent। ठीक है, तो ऐसा कहना था टॉबिन का। Question number 19, which of the following monetary instruments are indirect instruments of monetary policy? A, cash reserve ratio, B, open market operation, C, repo rate, या फिर D, both B and C। देखिए, जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि सीआरआर क्या है? इट इज बेसिकली दैट अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, राइट? अब कल अगर आरबीआई सीआरआर इंक्रीज कर देगा तो बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो ये कम पैसा लोन आउट कर पाएगा, तो डायरेक्टली ये मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक कैन लोन आउट। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, लेट्स से कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि सारे बैंक को इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। उनको खरीदना ही नहीं खरीदना है, वो उनकी मर्जी है, ठीक। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन आरबीआई बस इंकरेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल बाई करने के लिए बैंक्स को, ओके। तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली नहीं करता, तो ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड अगर हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट इज अगेन दैट रेट जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा देता है, लोन आउट करता है, राइट। अब अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से पहले 5% था, अब 7% कर दिया, तो क्या हो गया? बैंक को थोड़ा सा महंगा हो गया आरबीआई से पैसा लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे या उनको बिल्कुल बैन ही कर दिया लेना, ऐसा तो नहीं है, बस थोड़ा सा महंगा कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पैसा लोन, देखिए बैंक को पैसा आरबीआई से लोन लेने के लिए यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली इन पे बैन नहीं लगाया गया, ठीक है। लेकिन सीआरआर में आप देखिए डायरेक्टली जो बैंक का पैसा है जो वो लोन आउट कर सकता है, डायरेक्टली कम किया जा रहा है ना, तो इसलिए सीआरआर डायरेक्ट है, बाकी बी एंड सी इनडायरेक्ट है। तो देखिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि बोथ बी एंड सी आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। Question number 20. Which of the following is a disadvantage of international trade? A, increased choice of consumer, देखिए ये तो एडवांटेज है, राइट। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि देखिए जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जब बाहर का सामान ज़्यादा खरीदते हैं, तो शायद हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं इम्पोर्ट्स में, राइट। फिर हम देश में वो चीज़ नहीं बनाते, या देश में जो बनता है वो हम नहीं खरीदते। सो यस, दिस इज एन डिसएडवांटेज। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, ये तो एडवांटेज होता है, ठीक है। सो डिसएडवांटेज इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is an example of local content requirement? A, a limit on quantity of imports. B, a subsidy for domestic producers. C, a requirement that a certain percentage of product be produced domestically, या फिर all of these. Question number 22. Which of the following measures involve total ban imposed by the government on import or export of some or all commodities to a particular country or region for a specified or indefinite period? Import quota, anti-dumping duties, escalated tariff, या फिर embargoes. देखिए टोटल बैन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को हम embargoes कहते हैं। Question number 23. The central bank of a country is concerned about the high level of household debt and its potential impact on the economy. Which of the following action can it take to address the issue? देखिए सेंट्रल बैंक को क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है कि जो हाउस होल्ड की डेट है, जो हाउस होल्ड के लोग हैं वो ज्यादा डेट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? ऑप्शंस देखिए। ए, इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो टू रिड्यूस लेंडिंग। देखिए अगर आरबीआई रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? बैंक को अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एज रिजर्व, राइट। तो उनके पास कम पैसा होगा लोन आउट करने के लिए, लोन देने के लिए, तो हाउस होल्ड के लोन अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये तो एक ऑप्शन है जो आरबीआई अपना सकता है, ठीक है। बी, डिक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो टू इंक्रीज लेंडिंग। तो यहाँ पे लेंडिंग तो हमें इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है, राइट। सो ये इनकरेक्ट है। इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू डिस्करेज बोरोइंग। देखिए आरबीआई डायरेक्टली
जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसको नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, अपना पॉलिसी रेट, रेपो रेट चेंज करेगा, फिर वो जो चेंज इन इंटरेस्ट है वो बैंक आगे कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई डायरेक्टली बैंक के इंटरेस्ट रेट में ही कंट्रोल कर सकता, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। एंड डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन टू इंकरेज बोरोइंग। देखिए बोरो तो हमें इंकरेज करना ही नहीं है ना, तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ONGC Videsh Limited has been incorporated by its parent entity ONGC for oil and gas acreages involving exploration, development and production of oil and gas outside India. What type of foreign investment it is? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ONGC लिमिटेड है इंडिया की, वो बाहर एक कंपनी स्टैब्लिश कर रही है, राइट, इनकॉर्पोरेट कर रही है शुरू से, ताकि वो बाहर भी ये गैस एक्सप्लोर करने का, ठीक है, डेवलप करने का काम कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट वेंचर, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर लाइसेंसिंग। देखिए आंसर आपका है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर देश से बाहर हम अपना एक ब्रांच या सब्सिडरी खोल रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, तो उसे हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ऑलरेडी बाहर एक कंपनी होती है, ठीक है, उसको अगर आप अक्वायर करते हो तो वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर होता है कि आप बाहर की कंपनी से मिलके काम करो, टुगेदर। एंड लाइसेंसिंग होता है कि आप अपना लाइसेंस किसी और कंपनी को दो ताकि वो आपके जैसा काम कर सके, है ना। तो यहाँ पे ए, बी एंड डी तीनों ही यहाँ पे फिट नहीं बैठता। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम इज AC इज इक्वल्स टू MR, MC इज इक्वल्स टू MR, MR इज इक्वल्स टू AR या फिर AC इज इक्वल्स टू AR। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है MC इज इक्वल्स टू MR। तो ये फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की दो कंडीशन होती है, पहला तो MC इज इक्वल्स टू MR एंड दूसरा है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, है ना। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूछा है तो फर्स्ट ऑर्डर तो यही है कि MC इज इक्वल्स टू MR। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not one of the features of new trade theory by Paul Krugman? A, countries which trade in similar goods are neutral trade partners। देखिए पॉल क्रूगमैन का क्या मानना था कि कंट्रीज जो जिसके पास सिमिलर फैक्टर इंडाउमेंट्स है वो भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, राइट। यानी कि कंट्रीज जो सिमिलर गुड्स बनाते हैं वो भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो भी ट्रेड पार्टनर्स हो सकते हैं। सो यस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ न्यू ट्रेड ओनली, ठीक है। अब न्यू ट्रेड से पहले जो थ्योरी था ना हेक्सोलिन का, उनका मानना था कि नहीं, कंट्री जो फैक्टर इंडाउमेंट्स डिसिमिलर है वही ट्रेड करते हैं, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव के साथ एंड लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव के साथ करता है। लेकिन पॉल क्रूगमैन ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है, सिमिलर फैक्टर इंडाउमेंट्स यानी कि सिमिलर गुड्स वाले कंट्री भी ट्रेड पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी, इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। नहीं, देखिए जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है ना वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड है, न्यू ट्रेड थ्योरी नहीं है। सी, नेटवर्क इफेक्ट एज मीन्स ऑफ इंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो नेटवर्क इफेक्ट के बारे में भी बात करता है एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बारे में भी बात करता है। तो ए, सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है, ये फीचर्स है न्यू ट्रेड थ्योरी की। बी इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 27, which organization is accountable for calculating gross domestic product of India? Indian Statistical Institute, Reserve Bank of India, National Statistical Office या फिर Ministry of Commerce and Industry। देखिए आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब आप कहोगे कि आपके बुक में तो CSO लिखा हुआ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। देखिए पहले CSO करता था लेकिन अब CSO भी NSO के अंदर ही आ गया है, NSO में ही इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो अब ओवरऑल NSO ही कैलकुलेट करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड माइंड, इन्वायरमेंट, डिसीजन या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इट डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस। आप अगर साउंड डिसीजन, करेक्ट डिसीजन बनाओगे तो आप सर्वाइव भी करोगे एंड सक्सेस भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29, in economics, generally the classification of market is made on the basis of time, geographical area, both A and B या फिर none of these। तो ये आंसर is both A and B, क्योंकि time and geographical area दोनों की बेसिस में ही मार्केट डिवाइड हो सकती, क्लासिफिकेशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, during an expansionary phase of business cycle, which of the following is likely to occur? एक्सपेंशनरी फेज में क्या हो सकता है? A, डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग,
देखिए एक्सपेंशनरी फेज में तो इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है, राइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीज इन बिजनेस बैंक्रप्सीज यानी कि बिजनेस ठप हो जाती है, नहीं, देखिए एक्सपेंशन फेज में तो बिजनेस ग्रो करती है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये करेक्ट है, एक्सपेंशन फेज में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लोग हायर किए जाएंगे, राइट, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। डी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ने एक्सपेंशनरी फेज में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी ज्यादा हो, है ना, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 31. Which of the following phases of business cycle is characterized by increasing economic activity, rising employment, and growing consumer spending? Expansion, recession, trough, and recovery. देखिए ये सारी चीजें ना ये एक्सपेंशन फेज में भी होता है एंड रिकवरी फेज में भी होता है, राइट, एक्सपेंशन में तो होता ही है, हमें पता है, लेकिन रिकवरी में भी तो धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट राइज होता है एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग भी राइज होना शुरू होता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही ए एंड डी करेक्ट आंसर है। आपकी मॉड्यूल में वैसे तो ए को करेक्ट आंसर बोला है बट रिकवरी में भी ये फीचर्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 32. पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन will push the economy to slow down because of excess external debt, will cause pickup in economic activities as the reconstruction pushes up effective demand, in turn employment and income, can cause boom or recession depending upon the policies for reconstruction adopted by government, या फिर none of these। देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा भी, जब वार के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होती है ना तो क्या होता है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी शुरू होती है धीरे धीरे, राइट, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये इफेक्टिव डिमांड को पुश करेगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी भी यहाँ पे रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 33. Dash is concerned with welfare proposition, normative economics, positive economics, both A and B, या फिर none of these। देखिए normative economics is concerned with welfare proposition, क्योंकि normative economics में हम judgment देते हैं, अपना suggestion देते हैं, opinion देते हैं, राइट, ऐसा welfare के लिए ही तो देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, तो that's why normative economics is the answer। positive economics में हम क्या करते हैं, हम बस फैक्ट को स्टेट करते हैं, हम बस एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम अपना ओपिनियन या सजेशन नहीं देते, सो दिस इज नॉट कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रपोजिशन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34. अंडर मोनोपोली सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड फॉर ए परसुएडिंग कस्टमर्स फॉर नॉट बाइंग कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। देखिए मोनोपोली में तो कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं ना, आप सिंगल सेलर हो, तो ये तो गलत है। बी इंफॉर्मेटिव पर्पस, सी प्रोमोटिंग सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर डी नन ऑफ दिस। देखिए मोनोपोली में ना आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि आप सिंगल सेलर हो, अब जनता के पास क्या ऑप्शन है, आपसे ही खरीदना पड़ेगा, है ना, लेकिन मोनोपोली में ना इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए पैसा बहुत खर्च किया जाता है कि जनता को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट उनके लिए क्या करेंगी, अगर कोई नया फीचर्स आया है तो वो फीचर्स क्या है, आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है आपको प्रोडक्ट यूज करके, कैसे प्रोडक्ट को ड्यूरेबल बनाए, तो ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट मेनली इसी पर्पस के लिए होता है रादर देन प्रमोटिंग सेल्स। तो ये सिर्फ मोनोपोली के केस में ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी फॉर्म्स की बात, बाकी मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पे सेल्स प्रमोट करने के लिए या फिर कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सेलिंग कॉस्ट यूज होता है, लेकिन मोनोपोली में इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला? ए टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ये तो करेक्ट है। समेशन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, देखिए ये गलत है, समेशन मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी समेशन मार्जिनल कॉस्ट प्लस टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी, ये भी करेक्ट है। तो ये समेशन मार्जिनल कॉस्ट आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है और अगर आप इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो ये आपका टोटल कॉस्ट ही तो बन जाता है ना, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36. डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश। इंटरनल डिसइकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज, internal economies, internal diseconomies, external diseconomies, internal economies, या फिर internal diseconomies and external economies। देखिए जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो एक फिक्स्ड इनपुट है, राइट, वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ है,
तो जब आप उसको फुली यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट होता है, राइट। तो देखिए ये आपके इंटरनल कारण की वजह से ही हो रहा है कि जो आपके फिक्स इनपुट थे वो आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। देखिए यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं बोला, ठीक है। तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज। लेकिन अगर यहाँ पे स्केल की बात करी होगी तो फिर वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की वजह से हो सकती थी, लेकिन सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहाँ है, तो ये ज्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से ही होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द किंक्ड डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट इवन व्हेन डिमांड कंडीशन डैश द प्राइस डैश। देखिए किंक्ड डिमांड कर्व थ्योरी रिलेटेड है प्राइस रिजिडिटी से, राइट। यानी कि प्राइस रिजिड रहता है, चेंज नहीं होता, चाहे आपकी डिमांड कंडीशन भी चेंज हो, प्राइस विल नॉट चेंज। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा, देखिए चेंज एंड रिमेन स्टेबल, यानी कि इवन व्हेन द डिमांड कंडीशन चेंज द प्राइस विल रिमेन स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 38, इफ अमेरिकन्स टुडे फॉर एग्जांपल were content to live at the level of Indian middle class people, all their wants would be fully satisfied with their available resources and capacity to produce. On the basis of the above statement, which of the following conclusion can be made? The possession of goods and services by US has enormously increased to exceed their wants. देखिए जितने अभी अमेरिकन लोगों की वांट्स है तो उससे ज्यादा गुड एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में, क्या ये सच है? नहीं। देखिए लोगों की वांट्स एंड डिजायर हमेशा ज्यादा होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, चाहे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना भी बढ़ ना जाए, लेकिन लोगों की वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं होते, डिजायर्स कभी भी फुलफिल नहीं होते, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। द एफ्लुएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप face the problem of scarcity even today as their present want remained ahead of their increased resources and capacity to produce. ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लोगों के वांट एंड डिजायर हमेशा कभी भी नहीं फुलफिल होते, ठीक है। आप कितना भी नया इन्वेंशन कर लो, आपको और कुछ खरीदने का मन करेगा, और कुछ करने का मन करेगा, है ना। तो हर एक इकोनॉमी में चाहे वो जितना भी डेवलप्ड हो, हमेशा स्केर्सिटी तो रहती ही है। ओके, ऑप्शन सी, द एफ्लुएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, अ फर्म रीचेस अ ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल प्रॉफिट पोजीशन वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, marginal cost curve intersects average variable cost curve, total revenue equals total variable cost, या total revenue and total cost are equal। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू बराबर होता है, राइट। इस टाइम पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जहाँ पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और इसके बाद जो आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो आपको प्रॉफिट देगी। ओके, Question number 40. In an economy, C is equals to 300 plus 0.5y and I is equals to rupees 600, where C is consumption, Y is income or investment. नहीं, I is investment यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। The equilibrium level of income will be, देखिए यहाँ पे सिर्फ consumption and investment दिया है, तो equilibrium income का फॉर्मूला क्या होगा? Y is equals to C plus I। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, Y is equals to C, C यानी कि 300 प्लस 0.5y प्लस I यानी कि 600, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे y माइनस 0.5y इज इक्वल्स टू 300 प्लस 600, राइट, यानी कि 900, या फिर आप लिख सकते हो 0.5y इज इक्वल्स टू 900, सो दिस विल गिव यू y इज इक्वल्स टू 1800, है ना। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी increases from rupees 10,000 crores to 14,000 crores, and as a result of this, national income rises from rupees 80,000 to 92,000 crores, investment multiplier will be, देखिए investment multiplier क्या है? It is basically the change in national income, ठीक है, divided by the change in investment, है ना। अब यहाँ पे national income कितने से change हुआ है? देखिए 80,000 से 92,000 crores हुआ है, यानी कि 12,000 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एंड इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुआ है? 10,000 से 14,000 हुआ है, यानी कि 4,000 से इंक्रीज हुआ है। सो इसको डिवाइड करो, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 3 इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट। तो देखिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो यहाँ पे -200 आ ही रहा है ना, तो ये 200 - 200 कैंसिल हो गया, तो बस इन दोनों को ऐड करो तो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा 1500। 1500 इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 43. Firms cooperate with each other in determining price or output or both. It is a feature of pure oligopoly, non-collusive oligopoly, imperfect oligopoly या फिर collusive oligopoly। तो ये आंसर इस collusive oligopoly। collusive oligopoly में ही cooperate करते हैं फर्म्स और डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस रखना है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है, सारा वो पहले ही डिसाइडेड होता है ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 44. Microeconomic deals primarily with comparative statistics, general equilibrium and positive economics, comparative statistics, partial equilibrium and normative economics, dynamics, partial equilibrium and positive economics, या फिर comparative statistics, partial equilibrium and positive economics। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो कंपेरेटिव स्टैटिस्टिक्स में डील करता है, यानी कि देखिए हम स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं, जैसे कि पहले जब प्राइस कम हुआ तो हमारा डिमांड कितना था, अब प्राइस बढ़ गया तो हमारा डिमांड कितना है, तो दो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। एंड ये पार्शियल इक्विलिब्रियम से डील करता है, यानी कि जब भी हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं हम सर्टेन फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं और सिर्फ एक ही चीज को चेंज करके फिर हम इस तरह से इक्विलिब्रियम निकालते हैं, है ना। अब लॉ ऑफ डिमांड भी अगर आप याद करोगे तो देखिए हम सिर्फ प्राइस और डिमांड में चेंज देखते हैं, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं हम उनको कांस्टेंट मानते हैं। तो बहुत सारे अजम्पशन की बेसिस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकाली गई होती है। एंड इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम बस फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, थ्योरीज को एनालाइज करते हैं, लेकिन हम कोई सजेशन या जजमेंट नहीं देते। बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरह हम यहाँ पे सजेशन नहीं देते, है ना। सो इसलिए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 45. When both the price of a substitute and the price of a complement of a commodity X rise, the demand for X rises, fall, remains unchanged, या फिर all of the above are possible। देखिए जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस राइज होती है तो कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, राइट। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस राइज होती है तो वो कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे दोनों साथ में हो रहे हैं तो देखिए प्राइस राइज भी हो सकती है, प्राइस फॉल भी हो सकती है। और अगर जितने परसेंटेज से राइज हुई है अगर उतनी ही परसेंटेज से फॉल होगी तो डिमांड अनचेंज भी रह सकता है, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे कट ऑफ हो जाएंगे, राइट। एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो डिमांड जो है वो अनचेंज भी रह सकता है। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी, ऑल द अबव आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 46. A consumer who is below the personal budget line rather than on it is not spending all personal income, is spending all personal income, may or may not be spending all personal income, और is in equilibrium। देखिए अगर बजट लाइन से बिलो है तो इसका मतलब है कि वो अपना सारा पैसा स्पेंड नहीं कर रहा है ना। अगर बजट लाइन में होता तो फिर he would be spending all his personal income, right? So correct option is यहाँ पे option A. Question number 47. When the law of diminishing returns begin to operate, the total variable cost curve begins to fall at an increasing rate, rise at an decreasing rate, fall at a decreasing rate, या फिर rise at an increasing rate। देखिए जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना वो तो आउटपुट के साथ हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कभी फॉल नहीं, जितना आप आउटपुट इंक्रीज करोगे ये राइज ही होगा, तो फॉल तो ये कभी नहीं होगा। तो फॉल वाले ऑप्शन तो आप पहले ही काटा लगा दो। लेकिन डज इट राइज एट एन डिक्रीजिंग रेट और डज इट राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट इज द क्वेश्चन, है ना। देखिए अब क्या होता है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फेज में क्या होता है, जो आपका एडिशनल कॉस्ट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल आउटपुट वो आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तेजी से तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीजिंग रेट में ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो जो इनिशियल फेज होते हैं ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज होते हैं, उसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा होता है ना, तो उस टाइम भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में होता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपका मार्जिनल कॉस्ट 5 है, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी लेट्स से 10 है।
अब इंक्रीजिंग रिटर्न का फेज है, लेट्स से मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो नेक्स्ट यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट होगा वो 4 होगा लेट्स से। तो यहाँ पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 10 + 4 14, राइट। अब नेक्स्ट यूनिट का लेट्स से 2 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 16 होगा। तो देखिए राइज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में राइज हो रहा है, कम रेट में राइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब डिमिनिशिंग रिटर्न सेट होता है तो क्या होता है, लेट्स से अगेन आपका मार्जिनल कॉस्ट 5 है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स में तो आपका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है ना। तो 5 से 6 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 16 + 8 कितना होता है 24, राइट। सो 24 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे राइज हो रहा है एट अ राइजिंग रेट, यहाँ पे राइज हो रहा था एट अ डिक्रीजिंग रेट, है ना। तो इसलिए जब आपका डिमिनिशिंग रिटर्न सेट होता है ना, यानी कि जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 48. Which of the following is not an essential condition for pure competition? तो pure competition के लिए कौन सा essential condition नहीं है? A. Large number of buyers and sellers. देखिए ये तो होना ही चाहिए, तो essential condition है। Homogeneous product भी essential है। Freedom of entry ये भी है, लेकिन absence of transportation cost ये नहीं है। So correct option is option D. Question number 49. In case of an inferior good, the income elasticity of demand is positive, 0, नेगेटिव या फिर इनफाइनाइट। देखिए इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आप ये गुड खरीदना छोड़ देते हो, है ना, आप शिफ्ट कर लेते हो मोर सुपीरियर गुड में। तो इसलिए जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। सो दैट्स व्हाई द इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50. The share of concessional debt in the total external debt of India has remained the same, doubled, reduced या फिर increased। देखिए कंसेशनल डेट वो डेट होते हैं जो आप कम इंटरेस्ट रेट में देते हो, स्पेशली पुअर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को देते हो, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब इंडिया ग्रो करेगा ना, तो वैसे कंसेशनल डेट की नीड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और इंडिया काफी ग्रो करा है पिछले डिकेड में, है ना, तो इसलिए अब कंसेशनल डेट हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ी है हमारी इकोनॉमी में, तो इसलिए कंसेशनल डेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, इट हैज रिड्यूस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 to चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है, और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है, सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इंप्रूव करोगे, ओके। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।